पर्सनल गेन्स के लिए दे डोंट, पीपल्स पार्टी डज नॉट यूज देयर पार्टी फॉर देयर पर्सनल गेन्स। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। सबसे बड़ा चूना पाकिस्तान को, इस कौम को किसी ने लगाया तो इमरान खान ने लगाया। मेंबर्स होते हैं ना, हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। किसी की गली में पानी बंद है तो हम चाहेंगे वो हमारे दरवाजे पर आए। सामान तो हमने पैक कर लिया था प्राइम मिनिस्टर से। Hello and assalamu alaikum everyone. Sapiens Experience के साथ this is me Uzair and I welcome you all to this all new episode of the podcast series जो हम कर रहे हैं। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, he is very interesting in a way कि he is continuing the legacy of his family and his father very efficiently. And अगर बात करें उनके political career की, so he is member of National Assembly for a while now. और अब जो है रिसेंटली उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पॉलिटिक्स में, we are going to update that as well. So without any further delay, let's welcome Ali Musa Gilani साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वेलकम एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ये बनता है कि यू हैव ग्रोन अप इन अ पॉलिटिकल फैमिली और सियासत में आपका जो है वो बचपन से ही इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे होंगे एंड देखते होंगे चीज़ें। तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स फादर की गाइडेंस एंड किस तरह आपने ये पूरा एक्सपीरियंस की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं that made you come to this politics? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में आप तब आ सकते हो इफ़ यू आ सकते हो और फिर उसको एक्सेल कर सकते हो अगर आपको शौक़ है उसका। तो आई थिंक कि मुझे शौक़ भी था। मैं और तो कोई काम मेरा नहीं ख्याल के पब्लिक डीलिंग के अलावा अब मैं कर सकता हूँ। तो लोगों को सुनना, उनकी तकलीफ़ महसूस करना, तो ये एक शौक़ डेवलप हो गया एंड आई डू इट विद पैशन। So this is my second tenure in the National Assembly. I was one of the youngest members in 2013 वाली जो assembly थी, 2008 से 13 की जो assembly थी उसमें I became a member in 2011 जैसे ही when I turned 25. So this is my second tenure और things are going good. हम अपने हिस्से का चिराग जलाते जाओ, तो हम अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं और रोशनी करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही जब फैमिली पॉलिटिक्स में होती है और ऑफ कोर्स इसको मौरूसी सियासत भी कहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर एक्सपीरियंस अप टिल नाउ, आपको लगता है कि मौरूसी सियासत के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, या एक प्रेशर होता है लेगेसी को कंटिन्यू करने का? हाउ डू यू सी दिस? मौरूसी सियासत के एडवांटेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं है एडवांटेजेस तो आई विल बी मेकिंग फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको एक बेस मिल जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ये जो आपका ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्शन है ना, वो एक फ्री माइंड है, फ्री हार्ट है, ये ज़हन में रखना। तो ये बिज़नेस तो है नहीं कि आपका बिज़नेस मशीनें फैक्ट्री पड़ी हुई है, आप जाके CEO बन के बैठ जाओ और अकाउंट में पैसे और बस नीचे मैनेजर है, आप काम करने जाए, यू आर जस्ट CEO, आप तैयार शर होकर पहुँच जाओ। तो लोग आपको देख रहे होते हैं कि क्या इसका वालिद ऐसे करता था, ये उससे बेहतर कर रहा है, उससे नीचे कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रेशर होता है। उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे। तो और अब दौर तो बहुत चेंज हो गया। अब तो मैं समझता हूँ कि मौरूसी सियासत एक आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर देती है एंट्री का, ठीक है, बट दैट इज़ वन टाइम। मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ एट द एज ऑफ, आई जस्ट टर्न 37 एंड मैं 4 MNA के इलेक्शन खुद लड़ चुका हूँ, विच इज़ जो मेरे से ट्वाइस दी एज लोग हैं वो 5-5 इलेक्शन लड़े हैं, और अभी इस साल मैं जिंदा रहा तो 5वां लड़ रहा हूँगा। So I got this experience in a very young age. तो एक दफ़ा मौरूसी सियासत होगी ना, दूसरी दफ़ा तो नहीं हुई होगी, चलो दूसरी दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा तो नहीं हुई होगी, चलो तीसरी दफ़ा भी होगी, चौथी मरतबा तो मौरूसी नहीं चल रही होगी ना।
अच्छा, अगर आसानियों की बात करें, जैसे आपने मेंशन किया है कि ठीक है प्रेशर भी होता है, डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, इसके एडवांटेजेस आपको क्या फ़ील होते हैं कि जब हल्के से आप और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपकी फैमिली उस सर्टेन डिस्ट्रिक्ट से या ज्यूरिसडिक्शन से इन्वॉल्व है, तो जब आप वहाँ पे मैं जाते एक बात हैं। आपको वैसे क्लियर बता दूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पर इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था जहाँ पर मेरे वालिद 97 में आखिरी इलेक्शन लड़े थे। 97 के बाद वो 5 एक यूनियन काउंसिल थी आउट ऑफ 37 जो वापस मेरे पास आई। इट वाज नेवर अ कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे हमारा वो था, कभी हमारे बुजुर्ग लड़े थे इसमें से। तो हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में हम लड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक नाम है ऑब्वियसली, यहाँ पर ये शाह महमूद कुरैशी साहब लड़ते रहे, इनके मुकाबले में जावेद हाशमी साहब लड़ते रहे, अनदर 2 बिग नेम्स आपस में लड़ते रहे। 2013 में मेरा मुकाबला इन दोनों के साथ हुआ था, दे वर टुगेदर। मखदूम जावेद हाशमी साहब की बेटी शाह महमूद कुरैशी साहब एमएन लड़ रहे थे, उनकी बेटी उनके नीचे उस विंग पे एमपी लड़ी थी। तो वो ये उनका एक रिवायती और एक हल्का था, आपस में लड़ते रहे, दोनों इकट्ठे भी हुए, मैंने उनका इकट्ठा भी मुकाबला किया, अलग-अलग भी मुकाबला किया। बिलावल के आप बहुत क्लोज़ हैं, तो जब आप उनके साथ बैठते हैं और आपने उनके साथ कुछ टाइम भी गुजारा है, पार्टी को कैसे लीड कर रहे हैं बिलावल? वो पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के साथ एक उनकी अपनाइयत है, एज अ फैमिली लेके चलते हैं, पार्टी को यूज़ नहीं करते अपनी बेनिफिट्स के लिए, उनको एक अपने पर्सनल गेंस के लिए, दे डोंट, पीपल्स पार्टी डज नॉट यूज़ देयर पार्टी फॉर देयर पर्सनल गेंस। ओवरऑल चेंजेस कुछ फील किए आपने ओवर टाइम बिलावल की, भाई लाइक डिसीजन मेकिंग पावर में, या इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें? देखिए, मुझे तो पहला टिकट ही उन्होंने दिया था जब वो चेयरमैन बने। उनसे पहले 2008 में सारे टिकट्स मोहतरमा बेनज़ीर ने दिए थे। उसके बाद 2011 में मुझे मेरा टिकट उनकी उससे हुआ था, और उसके बाद ही हैज़ ग्रोन, और वो पार्टी के मामला को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। वो पार्टी को पब्लिक स्पेसेस में लेके जाते हैं, फिर वो नौजवानों को बहुत आगे लेकर आना चाहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव लेते हैं, फिर वो हमें रूल ऑफ लॉ और मतलब एनीथिंग, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो बल्कि ट्रेनिंग मिलती है हमें पीपल्स पार्टी में। अभी जब आपसे उनकी बात होती है तो यूजुअली किन टॉपिक्स के ऊपर आप बात कर रहे होते हैं? पॉलिटिक्स के अलावा भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा आजकल, या अभी तो खैर हालात इस तरह के हैं, लेकिन इससे पहले कौन से टॉपिक्स ज़्यादा होते थे जब हर चीज़ स्मूथ चल रही हो? तो जनरली मतलब उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो हम चाहते हैं कि उनसे कभी कोई और बात भी कर लें, क्योंकि ही इज़ टू बिजी पार्टी के अंदर, उसके मामला बहुत प्रेशर होता है, उनके पास पर्सनल लाइफ का तो टाइम ही नहीं होगा मेरा ख्याल है। तो उनके जो शौक़ वगैरह थे, ही लाइक स्पोर्ट्स, मतलब उनको एनिमल्स का बहुत शौक़ है, तो कभी उनसे उनके पेट्स का पूछ लेते हैं, कभी उनके घोड़ों का पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा वो कॉमन इंटरेस्ट है। तो उस तरह की बात करके चलो उनका कोशिश करें, कभी उनको कहते हैं कि चलें जाके देखें घोड़े, और लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। यूजुअली आप जैसा मेंशन किया कि टाइम नहीं होता, एंड लोगों को पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ कोशिश करते हैं कि वो जाने पर्सनल लाइफ के बारे में भी, तो जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो वो समझते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स के अराउंड ही चीज़ें घूम रही हैं, एंड पॉलिटिक्स के ऊपर ही सिर्फ बातचीत हो रही है, या घर में भी सिर्फ पॉलिटिक्स है, बाहर भी सिर्फ पॉलिटिक्स है। मोस्टली आजकल क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो पॉलिटिक्स ही डिस्कस हो रही होती है, जो हालात चल रहे हैं। बट पर्सनली उनके साथ अगर कोई बात हो तो हॉबीज़ के ऊपर, या अच्छा पेट्स के ऊपर, इस तरह की बात होती है। लेकिन वो घूम फिर के वो फिर भी एग्रीकल्चर पे बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी रिलेटेड हो जाता है कि उनसे अगर बात करेंगे तो कहेंगे अच्छा यार इसको एग्रीकल्चर को यूँ हम बूस्ट अप करें, उससे अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली हम सबकी तो कलेक्टिव एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ही है ना, तो उस वजह से फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है आजकल कि अच्छा अब क्या हुआ, कैसे दुनिया कैसे परसीव कर रही है पाकिस्तान को, व्हाट ही डिड टू इम्प्रूव आवर इमेज, इस तरह की बातें। So let me take you back, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद जब वो नाअहल हुए, पहले तो ये बताइए कि आप उन दोनों टाइम्स पे कहाँ थे और क्या कर रहे थे उस टाइम पे, और जब जीते थे तो कैसे सेलिब्रेट किया, जब नाअहल हुए
क्या रिएक्शन था उस वक्त, आप क्या कर रहे थे, किस तरह कोप अप किया इस सिचुएशन को? 2008 में जब वो MNA बने थे, तब तो हमें नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो हम इसी तरह एक दिन वन फाइन डे मेरे बड़े भाई की शादी हो रही थी, शादी के मेरे ख्याल मेहंदी थी, उस रात अनाउंस हुआ कि वो बन रहे हैं, और वो थे ही नहीं यहाँ पर, हम शादी खुद ही कर रहे थे। ही केम, बारात पर वो आए एज अ नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, और फिर वलीमे में एज प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पर। तो दैट वाज अ सरप्राइज़, एक वो था। फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए, मैं रहा नहीं यहाँ पर 2 साल मुल्क में। फिर जब मैं वापस आया, अच्छा, उनके टेन्योर में होते हुए यू वर नॉट हियर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे? हाँ, मैं नहीं था यहाँ पर, मैं नहीं था तो सही, लेकिन मैं 2 साल नहीं था यहाँ पर, मैं बाहर था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो साल बाद ही मैंने बन गया, क्योंकि शाह महमूद साहब ने पार्टी छोड़ दी थी और वो सीट उनकी वेकेंट होगी, तो मैं वहाँ पर लड़ा। तो जब वो नाहल हो रहे थे तो मैं उस वक्त मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली था, जो सारा कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही थी। आई वॉज अ मेंबर पार्लियामेंट में। तो मैं समझता हूँ कि वो भी उनका एक प्रिंसिपल स्टांस था, और हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उनको पहले से ही पता था कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, तो सामान तो हमने पैक कर लिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से। ऐसा सच कोई शॉक नहीं था, या ऐसा सच कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ अनएक्सपेक्टेड भी नहीं हो कि इन्होंने क्या फैसला था। हमारी कोर्ट्स जो हैं वो अब प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। ओके, दैट इज़ रॉन्ग, होना नहीं चाहिए। मतलब अब बेंच लग जाता है तो लोगों को पता लग जाता है कि लोग क्या सराइयाँ करने जाते हैं, उनको पता होता है कि क्या फैसला आना है। 100% दिस इज़ रॉन्ग। बिल्कुल। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं, एंड सभी लोग उससे अफेक्टेड हैं। अच्छा, गिलानी साहब की अगर बात करें, बीबी शहीद को कैसे याद करते हैं? या जब आपसे उनकी बात होती है, बाकी फैमिली मेम्बर से बात होती है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात होती है बीबी शहीद से रिलेटेड? मोहतरमा के गिलानी साहब की तो बहुत कुर्बत थी, उनका तो बहुत एक एहतराम था बीबी के लिए, और वो तो उनको एज अ गाइड, एज अ मेंटोर भी मेरा ख्याल लेते थे। और गिलानी साहब के मशवरे जो होते थे वो मोहतरमा बहुत रिस्पेक्ट करती थी और ऑनर करती थी, और वो मानती थी जो गिलानी साहब कहते थे उस पर। वो क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इज़ अ पर्सन, वो अपने लिए नहीं, वो पार्टी के लिए उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे किए हैं जो कि बाद में हिस्ट्री ने इंडोर्स किया है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी का स्टैंड था एज स्पीकर और एज प्राइम मिनिस्टर, वो इट वाज राइट। आज पूरी दुनिया कह रही है, सारी पार्लियामेंट कह रही है। तो हमने पार्टी के लिए किया है, और वो मोहतरमा के साथ जो उनके स्टोरीज़ हैं वो सुनाते हैं हमें, इस तरह के ये एक वाक़या सुनाते हैं, उन्होंने अपने किताबों में भी लिखा। तो वो क्योंकि उन्होंने ही वॉज देयर जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी, बन रही थी, तो वो एक जब उस कहानियाँ सुनते हैं तो उससे हम समझते हैं कि मतलब उससे हम अखज़ करते हैं, कुछ चीज़ें निकल आती हैं कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। अच्छा, करंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिधर स्टैंड कर रही है इस टाइम पे, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो आपको लगता है लाइक दीज आर टॉप 3 वीकनेसेस जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को सबसे पहले काम करना चाहिए या काम कर भी रही है उन वीकनेसेस के ऊपर? पीपल्स पार्टी को पंजाब के अर्बन सेंटर्स में काम करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टाइम देना चाहिए अर्बन सेंटर्स ऑफ पंजाब के अंदर। वहाँ पर बहुत सारा वैक्यूम है इस वक्त, लोग देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, और उनको एक लीडर की ज़रूरत है जो पंजाब को लीड करेगा। पंजाब पीपल्स पार्टी फाउंड ही लाहौर में हुई थी, सेंटर ऑफ पंजाब जो है, और वहाँ पर चाहे बिलावल साहब आएँ, आसिफ़ा साहिबा आएँ, उनको यहाँ पर एक लीडरशिप का फुकदान है वहाँ पर पंजाब में, और बहुत वैक्यूम है पीपल्स पार्टी का। वो एक बैकड्रॉप है, वो टाइम वहाँ पर दें, रिवैम्प कर देंगी पार्टी को वहाँ पर। अच्छा, अभी जो इलेक्शन होंगे, अब जब भी इलेक्शन होंगे, सो व्हाट डू यू थिंक पीपल्स पार्टी के कितने चांसेस हैं पहले तो इक़्तिदार में आने के, इलेक्शन जीतने के, या अगर फुली आप जिसे कहते हैं इक़्तिदार में नहीं आ सकती है तो किस तरह की आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के हिसाब से पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी। अच्छा, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट?
ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट जब टेक ओवर हुई पीडीएम की तरफ से, तो पीपल्स पार्टी ने कौन सी चीज़ों के ऊपर काम किया जो कि पहले नहीं किया होता ड्यूरिंग दिस 1 year ऑफ टेन्योर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जितनी भी आपने मिनिस्ट्रीज़ देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने जिन मिनिस्ट्रीज़ की उन्होंने लिस्ट निकाली है, जिन्होंने वेल परफॉर्म किया, वो सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास थी। आप BISP देख लें, आप इंडस्ट्रीज़ देख लें, आप ओवरसीज़ देख लें, हेल्थ देख लें, तो पीपल्स पार्टी ने उन मिनिस्ट्रीज़ में काम किया। उनकी परफॉर्मेंसेस, प्राइम मिनिस्टर ने भी सराहा है उस परफॉर्मेंस को। तो हमने ये काम किया है, और पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स से दिखाया कि हम एक सब्र वाली और एक इंतशार वाली नहीं, एक ओपन पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने हलके की अगर आप बात करें, तो कैसा कनेक्शन है आपका अपने हलके के लोगों के साथ? अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि टेक केयर करने की बहुत शदीद ज़रूरत है? लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उनको हमें बताना पड़ेगा कि कम मुल्क की हालात ऐसे नहीं है और टाइम बहुत थोड़ा था, तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से नाराज़गियाँ होती हैं लोगों की। वो आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ही उनको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, डेवलपमेंट के काम करूंगा। डेवलपमेंट काम बजट क्योंकि था नहीं, इसी वजह से तो उस बजट में तो ये फंड्स एलोकेट ही नहीं हुए थे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है नहीं। डेवोल्यूशन के बाद तो मेजॉरिटी तो फंड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास होते नहीं हैं इतने। तो अभी वो फंड्स का तो इशू है, जिस वजह से इलेक्शन का भी मसला बना हुआ है। तो लोगों की वो बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, उनको समझाना पड़ेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू जॉब्स का जैसे आपने मेंशन किया कि लोग जॉब सीख कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट के देने का काम है अभी आजकल, या प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के देने का काम नहीं है? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें सरकारी नौकरी दें। हमारे मुल्क का ये प्रॉब्लम है ना, हम अभी तक उनको अवेयरनेस नहीं दे सके लोगों को कि भाई सीवरेज का सिस्टम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, वो MNA MP का काम नहीं है। नौकरी देना रूल्स डिफाइंड नहीं है, आपको लगता है, या रूल्स डिफाइंड है? रूल्स डिफाइंड है, पर हम जो मेंबर्स होते हैं ना, हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। किसी की गली में पानी बंद है तो हम चाहेंगे वो हमारे दरवाजे पर आए, किसी का बंदा अरेस्ट हुआ है तो हम चाहेंगे वो हमारे पास आए, किसी को नौकरी चाहिए तो हम चाहते हैं कि वो भी धक्के खाए हमारे पास आए और हम बस जहरादारी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम को, ऑटोमेटिक सिस्टम, हमें सिस्टम्स बना देने चाहिए कि इंसान रहे ना रहे, ये सिस्टम्स ऑटोमेटिकली चलते रहे। यानी कोई भी गवर्नमेंट भी आए तो वो पुराने वाले का जो सिस्टम अगर सही चल रहा है तो उसको चेंज ना करे, या मनूवर चेंज करना ही नहीं चाहिए। जो सेट सिस्टम्स हैं वो सेट सिस्टम्स को सेट सिस्टम लेना चाहिए, और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेट में लेकर आना चाहिए, और उसको एक हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ देकर उसको हमेशा के लिए फाल बना देना चाहिए। अच्छा, तब्दीली की काफ़ी पार्टीज़ बात कर रही हैं, चेंजेस की काफ़ी बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एक पार्टी के पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौन से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लाइक जिस इमीडिएट इफेक्ट के साथ? पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। हमें गवर्नमेंट साइज़ छोटा करना होगा हमें। और व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करेगी ना, लेकिन विजन होना चाहिए। जिसने भी तब्दीली की बात की, पाकिस्तान को चूना लगाया सबने। सबसे बड़ा चूना पाकिस्तान को, इस कौम को किसी ने लगाया तो इमरान खान ने लगाया। तो मतलब बातें कर करके 4 साल रही। कोई एक ऐसी बात बता दें जो ऐसा, आज भी जो सिस्टम सही बन रहे हैं, चल रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। कोई ऐसा बताएं कि ही इज़ नॉट इन पावर। कोई वो डज ही हैव एनीथिंग टू सेल? क्या कहता है? सेहत कार्ड तो BISP था। हेल्थ प्रोग्राम उसने कहा BISP के अंदर गया हुआ है। वो हॉस्पिटल्स बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहा है उसको। मतलब इट वॉज अ फ्लॉड प्रोग्राम। आइडिया अच्छा था, आइडिया वॉज नाइस, लेकिन उसके अंदर अभी हमें और मजबूती की ज़रूरत थी। सिर्फ कार्डों की तस्वीरें चेंज करके सिस्टम तो सारे वही जो हम लोग बना के गए हुए थे वही चल रहे हैं अभी तक। कोई ऐसा बात बताएं जो उसने बनाया और अभी तक चल रहा हो, जो कोई एक ऐसी बात बताते कर दें, कोई ऐसी कानून साजी की हो, कोई ऐसी लेजिस्लेशन की हो। नथिंग। सो हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इकोनॉमिक, मतलब हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस मुल्क का लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी सियासत के लिए सिर्फ।
10 रुपये सब्सिडी दे दी। दुनिया में पेट्रोल महंगे, हम 10 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, सब्सिडी जिसने 2 लीटर पेट्रोल डेली का डलवाना है मोटरसाइकिल वाले ने, उसको 400 रुपये लगता होगा उसका। जिसने 100 लीटर डेली डलवाना है बड़ी गाड़ियों वालों ने, उनको सब्सिडी दे के तो इसने तो अमीरों का फ़ायदा कर दिया। चलो सब्सिडी देता तो गरीबों को देता ना, सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी दे देता, नहीं दिया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि मैं बस ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जब पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो गया, सऊदी अरब ने पेट्रोल महंगा कर दिया, हमें महंगा करना है, तो लोग कहेंगे ये वज़ीर आज़म जो है ना ये गंदा है। ये प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। इन नियर फ्यूचर बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? बिल्कुल। और आने वाले इलेक्शंस में या अभी टाइम है इसमें? नहीं, हमारी वर्किंग चल रही है। कोशिश किस बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि बिलावल को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा? या बना दिया जाएगा नहीं होता। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम गलत है कि बना दिया जाएगा। पब्लिक वोट देगी, मेजॉरिटी पार्टी होगी, बाकी अगर कोई कमी हो जाएगी तो कोalition बन जाएगी। किस बेसिस पे आपको लगता है कि अभी कौन से ऐसे 2 से 3 काम है जिस पे आपको लगता है कि देखिए उन्होंने लोग आ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंध में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। गम्बट सिटी पे हेल्थ सिटी बना दिया है। NICVD एक बहुत पायलट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट का, जिससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होता है। ठीक है। अच्छा, तो वो हेल्थ के अंदर बहुत काम हुआ है। पंजाब में जैसे आपने मेंशन किया कि ये इनिशिएट पंजाब से हुई थी पार्टी जो थी, और पंजाब में अभी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। एज आपने मेंशन भी किया कि वहाँ पे भी काम होना चाहिए कि वापस जो है रीग्रुपिंग करें, कंसोलिडेट करें। ठीक है। इसके अलावा और क्या प्लान्स हैं पंजाब को केटर करने के लिए? क्योंकि यूजुअली हमने अभी जो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें हमें कोई चीज़ ये लग रही है कि इसमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए पंजाब के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि पंजाब में रिकन्सिलिएशन जो है ना वो काम नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने जो ठीक है पंजाब के अंदर रिकन्सिलिएशन की थी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वगैरह के साथ जो हमने रिकन्सिलिएशन करके उनको शामिल किया था अपने गवर्नमेंट के अंदर, वो हमें रियली नुकसानदेह था। क्रिकेट से कितना इंटरेस्ट है? एक हद तक है या? एक हद तक है। अच्छा, तो जब मैचेस वगैरह होते हैं तो वो मैचेस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं टीम्स को? हाँ, सपोर्ट करते हैं। और जब ये लोकल फॉर एग्जांपल PSL जो प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जब मैचेस हो रहे होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, मैचेस देखने जाते हैं? हाँ, मैचेस मैं देखने तो नहीं गया इस दफ़ा, ASPSL में तो नहीं गया, लेकिन सपोर्ट कर देते हैं। वेरी कर जाता है बेसिकली, तो अपने सिटी वाले को कर देते हैं मुल्तान सुल्तान के नाम से, लेकिन क्योंकि फिर हमारी दोस्तियां हैं जो बाकी टीम के लोग हैं, जो लाहौर कलंदर वाले हैं, आतिफ भाई के साथ बड़ी दोस्ती है, तो फिर हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी जो करंट सिनेरियो बना हुआ है क्रिकेट से रिलेटेड ही कि पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए या नहीं, अभी हमने अपने एक और गेस्ट से भी ये क्वेश्चन किया था तो उनका स्टांस काफ़ी डिफरेंट था। तो आपका स्टांस इस पर क्या है कि पाकिस्तान को इंडिया खेलने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर इंडिया नहीं आए तब भी उसमें ये वाली इंडिया कहाँ ना आए, पाकिस्तान नहीं आए खेलने के लिए? क्योंकि अभी ये वाली सिनेरियो भी चल रहे हैं कि हाँ वो जो मैचेस डिफरेंट सिटीज़ में हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान को तो जाना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता, थर्ड वेन्यू भी तो है ना। अगर मतलब कोई न्यूट्रल वेन्यू भी हो सकता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप एक जगह हो रहा है। वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में जॉइंट है ना, एक पाकिस्तान है, इंडिया है, और एक तीसरा मुल्क भी है। तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पर कर दिया जाए। अच्छा, मतलब मैचेस को मतलब कैंसिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अगर चला भी जाए तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की हद तक एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड हो जाए तो ठीक है। न्यूजीलैंड की टीम का पहले हो रहा था कि वो नहीं आएगी, फिर वो आ गई फाइनली, मैचेस भी चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जो भी गर्मा गर्मी चल रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे स्पोर्ट्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए? किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर नथिंग शुड बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ आर ईगोज और आर पॉलिटिक्स। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इकोनॉमी को भी नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा लॉन्ग टर्म 10 years इकोनॉमिक प्लान दे देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के साथ उसको, कि लोगों को पता हो कि कोई सड़क पर आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, उससे इकोनॉमी इफेक्ट नहीं हो रही। आपके जो ट्विटर पे विविड फॉलोअर्स हैं जो आपको सही तरह फॉलो भी कर रहे होते हैं और जिनको अब फाइनली आइडिया भी हो गया होगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा पोएट भी है, आपकी पोस्ट से और आपकी ट्वीट से आइडिया लगा के। टेल अस अबाउट दिस कि पहले तो ये किस तरह आप कनेक्टेड हैं इतने ज़्यादा पोइट्री से, खासतौर से व्हेन यू वर लिविंग ओवरसीज एज वेल? ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और फिर सारी बातें इंस्पिरेशन भी हो जाती है। और
उससे फिर बेसिकली एक आपका म्यूज़ होता है, उसके ऊपर आप इसी से रिलेटेड अगर कुछ सुना सकें। मैं तो ख़ुद भी लिखता हूँ, पर वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो अमानत है, वो मैं शायद अभी ना ही सुना सकूँ। तो मैं एक जो, वैसे मुझे फैज़ साहब बहुत शौक़ से मैं पढ़ता हूँ, उनकी तो मुझे याद भी है, लेकिन मैं अभी आपके साथ कलीम आजिज़ का शेयर कर देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गज़ल मैं कभी कहता भी नहीं। आपका जवाब है इसके अंदर, जितना बेदर्द है वो फिर भी है जितना महबूब, ऐसा कोई ना हुआ और कोई होगा भी नहीं। जानता था कि सितमगर है मगर क्या कीजिए, दिल लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। हाय क्या दिल है कि लेने के लिए जाता है, उससे पैमाना है वफ़ा जिस पे भरोसा भी नहीं। वही होगा जो हुआ है जो हुआ करता है, मैंने इस प्यार का अंजाम तो सोचा ही नहीं। बारहा उससे गुफ्तगू होती रही मगर मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। दोस्ती उससे निभा जाए बहुत मुश्किल है, अपना तो वादा है उसका तो इरादा भी नहीं। तोहफ़ा ज़ख्मों का मुझे भेज दिया करता है, तोहफ़ा ज़ख्मों का मुझे भेज दिया करता है, मुझसे नाराज़ है लेकिन मुझे भूला भी नहीं। मेरे अशार वो सुन सुन के मज़े लेता रहा, मेरे अशार वो सुन सुन के मज़े लेता रहा, मैं उसी से हूँ मुखातिब वो ये समझा भी नहीं। मेरे वो दोस्त मुझे दाद सुखन क्या देंगे, मेरे वो दोस्त मुझे दाद सुखन क्या देंगे, जिनके दिल का कोई हिस्सा ज़रा टूटा भी नहीं। मुझको बनना पड़ा शायर, मुझको बनना पड़ा शायर कि मैं अपना गम दिल, मुझको बनना पड़ा शायर कि मैं अपना गम दिल ज़ब्त भी कर ना सका, फूट के रोया भी नहीं। शायरी जैसी हो आजिज़ की भली हो के बुरी, शायरी जैसी हो आजिज़ की भली हो के बुरी, आदमी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो एक तरीके से आपने बिल्कुल एक ज़बरदस्त एंडिंग भी की है। पर मेरा एक एंडिंग में एक सवाल ये है, नज़म से हम थोड़ा सा बस तकरीर की तरफ आएंगे कि जिस तरह आप नज़म पढ़ रहे हैं इससे ही बिल्कुल ऑपोजिट आप बहुत जोशीली तकरीरें भी करते हैं, तो उसका इंस्पिरेशन कौन है? नज़म का तो आपने बताया कि फैज़ साहब हैं और भी इस तरह के शायर हैं, उसमें किसको फॉलो करते हैं? उसका इंस्पिरेशन तकरीर जो है ना, मैं अपने दिल से करता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं राइट पर हूँ तो फिर मैं उसके अंदर जोश आ जाता है। अगर मैं राइट पे नहीं होऊंगा और मैं अगर ख़ुद समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट राइट, तो आई वोंट बी एबल टू स्पीक। मैंने अगर अभी तकरीर की तो मैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी के अंदर बिलीव करता हूँ, और उस पर मेरे साथ जितनी मर्ज़ी डिबेट कर लें मैं वो समझूंगा। मैं समझूंगा कि अगर ये हम सही कर रहे हैं तो मैं उस पर डिबेट करूंगा, जो गलत कर रहे हैं मैं गलत को गलत भी कहूँगा, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी की हो, चाहे मैं अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, वो भी गलत कर रही होगी तो मैं बताऊँगा वो गलत कर रहा है। तो वो जोश खुद ही आ जाता है जब आप जब जो सच के अंदर ना एक खुद बहुत बड़ी ताकत होती है। इन द एंड, अ क्विक मैसेज फॉर द यंगस्टर्स जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि प्लीज़ पॉपुलिज्म के ऊपर मत जाइएगा, पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर। हाँ, पॉपुलर नैरेटिव दुनिया के अंदर ख़त्म हो रहे हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। और जब जिसको शौक है वो आइन को पढ़ के आए, वो रूल ऑफ लॉ को समझे, वो रूल ऑफ गेम को समझे कि क्या है, और सियासत को पोलराइजेशन से पाक करें, नफ़रत से पाक करें, ये इसको गाली से पाक करें। थैंक यू सो मच मिस्टर अली गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मज़ा आया आपके साथ। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गए। विल सी यू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। टिल देन, टेक केयर।